रात के 3 बजे जब दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर खड़ी थी उसकी मरी हुई पत्नी। गर्मियों की छुट्टियां आ गई थी। हमने कहीं घूमने का प्लान बनाया पर कोई भी जगह फाइनल नहीं हो पा रही थी। कभी पहाड़ियों की ठंडी वादियों की प्लानिंग करते तो कभी सागर की लहरें हमें खींचती। अभी हम इन्हीं विचारों में गुथम गुथा कर रहे थे, तभी एक हमारे बहुत खास रिश्तेदार का फोन आया। वो इम्फाल में रहते थे। उन्होंने हमें इन गर्मियों की छुट्टी में वहां आने का निमंत्रण दिया। बहुत मना करने के बाद भी वो मेजबानी पर डटे रहे। खैर, हमने 4 दिनों के लिए वहां जाने का निश्चय कर लिया। हमने 4 दिन के हिसाब से पैकिंग वगैरह कर ली और अगले दिन मैं और मेरी पत्नी वहां को निकल पड़े। रास्ते में सुरम्य वादियों के दर्शन करते हुए समय का पता ही नहीं चला कि कब हम वहां पहुंच गए। मेजबान महोदय ने हमारा जमकर स्वागत किया और दूसरे दिन हम सब आसपास के सुंदर स्थलों के दर्शन किए। कुल मिलाकर काफी आनंद आया। शाम का समय हो रहा था, तभी जतिन, हमारे मेजबान, ने मुझे दूर सड़क पर साइकिल से आते हुए एक युवक को दिखाया और बताया, ये राजेश है। बड़ा ही अच्छा पर अजीब इंसान है। महाशय के पास एक भी घड़ी नहीं है, मगर हर शाम 4 बजे मुझसे मिलने आ जाता है। इन्हें देखकर तो हम अपने घड़ियों के टाइम भी मिला लेते हैं। लोग इन्हें इनके नाम से कम और डॉक्टर के नाम से ज्यादा जानते हैं। क्या ये कोई डॉक्टर है या PhD किए हुए है? मैंने पूछा। तब तक राजेश सड़क किनारे साइकिल खड़ी कर हमारे पास आ गए थे। उन्होंने जतिन और मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, आपके आने की खबर मुझे जतिन जी ने कल ही दे दी थी। मिलने की लालसा में मैं आज चला आया। इसके बाद हमने कुछ औपचारिक बातचीत की और चाय पीने का दौर चला। जाते जाते रमेश ने बहुत ही जोर शोर से अपने घर आने का न्योता दिया। हमने अगली सुबह उसके घर जाने का वादा किया, तब जाके उसने हमारा पिंड छोड़ा। अगले दिन भी हम लोग आसपास के बचे खुचे दर्शनीय स्थलों को देखने के बाद शाम में डॉक्टर के घर पहुंचे। जतिन जी को कुछ काम था तो वो हमें डॉक्टर के यहाँ छोड़कर चले गए। डॉक्टर ने अभी शादी नहीं की थी। वो अपने घर में अकेला ही रहता था। एक मेड थी जो घर के काम धाम कर जाया करती थी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई आदि। घर साफ सुथरा और करीने से सजाया गया था। डॉक्टर को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उनके पास किताबों का ढेर सारा संग्रह था। उसमें बहुत सी पुरानी किताबें भी थी। मेरी श्रीमती जी को किताबों का बहुत शौक था। वो ये संग्रह देखकर फूली नहीं समा रही थी। डॉक्टर ने जुश का इंतजाम हमारी श्रीमती जी के लिए और अपने और मेरे लिए अंगूर की बेटी का इंतजाम कर रखा था। खैर, जब हमारा पीने का दौर चलने लगा तब श्रीमती जी जूस का गिलास लेकर किताबें देखने लगी। डॉक्टर ने अपना घर बहुत करीने से सजा रखा था। उसके घर में तरह तरह की मूर्तियां स्थापित किया हुआ था। उन मूर्तियों में एक अजीब सी आदिवासी लड़की की मूर्ति थी जो किसी आदिवासी संप्रदाय की देवी सी लग रही थी। मेरी श्रीमती जी किताबें के देखने के बाद टहलते हुए उन मूर्तियों के पास पहुंची और मूर्तियों को उठाकर देखने परखने लगी। वो मूर्तियां काफी प्राचीन लग रही थी। हम इधर बातों में व्यस्त थे और श्रीमती जी मूर्तियां देखने में। धीरे धीरे जब वे उस आदिवासी देवी नुमा लड़की की मूर्ति के पास पहुंची, तभी डॉक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, उस मूर्ति को हाथ मत लगाना आप। ये सुनकर मेरी पत्नी पीछे आ गई और हम दोनों डॉक्टर को घूरने लगे कि क्या हो गया। हमेशा शांत हंसमुख रहने वाले डॉक्टर के चेहरे पर भय की लकीरें और आंखों में दहशत थी। वो जैसे किसी गहरे कुएं से बोल रहा हो, हाथ मत लगाना, उस मूर्ति को बड़ी मनहूस है वो मूर्ति। मैं और मेरी पत्नी डर गए, पर हमें ऐसी किसी बात का यकीन नहीं था, तो हमने डॉक्टर से उस मूर्ति के रहस्य को बताने की इच्छा जाहिर की। मेरी पत्नी, जो अब तक घूम रही थी, पास आकर सोफे पर बैठ गई और डॉक्टर के कुछ कहने का इंतजार करने लगी। हमने पूछा, क्या हुआ राजेश जी, आप इतने जोर से क्यों चीखे? आपने तो हमें डरा ही दिया। राजेश जी ने बताना चालू किया, ये एक बहुत पुरानी बात है। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई नौकरी की तलाश कर रहा था, मुझे एक सौदागर के पास लिखा पढ़ी का काम मिल गया था। सौदागर का काम अलग अलग जगहों पर जाकर सामान बेचने का काम था। उसके साथ उसके नौकर भी जाते थे। ऐसे ही किसी
सिलसिले में हमें नेपाल की तराइयों में जाना पड़ा। वहां को छन्न घीरे आदि खरीदारी करने के बाद हमें वापसी का सफर तय करना था। खरीदारी करते करते काफी समय बीत गया। काफी खरीदारी करने के बाद सेठ ने निश्चय किया कि इतना सामान लेकर हमें मंजिल की ओर निकलना चाहिए। रात में कहीं किसी सराय में विश्राम कर लिया जाएगा। हम लोग चल पड़े। हमारे साथ सामान को ढोने के लिए सेठ जी के 2 नौकर भी थे। चलते चलते हम सब एक जंगली इलाके में पहुंच गए। हमारे चलते हुए काफी समय हो गया था। रात होने को आई थी। रात ठहरने के लिए हमें आसपास कोई सुरक्षित जगह देखने लगे। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। सेठ के नौकरों में दिनू, जो उन्हीं इलाके का था, उसने बताया यही कुछ दूरी पर कोई आदिवासी कबीले के लोग रहते हैं। उनके यहाँ रात को रुकने का इंतजाम किया जा सकता है। हम लोग दिनू के बताए हुए दिशा में चल पड़े। करीब 1 घंटे के बाद अंधेरे जंगल में हमें वो कबीला दिखाई पड़ा। हमें से केवल दिनू को उनकी भाषा आती थी। दिनू आगे जाकर कबीले के सरदार से बातचीत करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और हमसे कहा, सरदार ने हमें रात में यहाँ रुकने का आश्वासन दे दिया है। बदले में हमें उन्हें कुछ इनाम देना होगा। हम लोग आगे जाकर सरदार से मिले और उन्हें शहर से लाए कुछ सामान दिया। सरदार बहुत खुश हो गया। उनके कबीले वालों ने हमारे स्वागत के लिए बकरे का मीट बनाया और देशी शराब के साथ हमें डिनर में दिया। खा पीकर नाच गाने का प्रोग्राम हुआ, जो काफी ही आनंदित कर रही थी। रात को हम लोग कबीले के झोपड़ी में ही सोने गए। वहीं पर ये मूर्ति रखी हुई थी। हमारे सेठ को ये बहुत भा गई। सेठ ने दिनू की मदद से सरदार से वो मूर्ति देने को कहा और ये भी बोला कि इसके बदले वावा कितना भी पैसा सरदार को दे सकता है। सरदार ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और कुछ बोल बोल कर चिल्लाने लगा। दिनू ने उससे कुछ कहा। तब जाकर सरदार शांत हुआ, मगर हमारी तरफ घूर कर देख रहा था। दिनू ने बताया, सरदार बहुत नाराज है। ये मूर्ति उनके कुलदेवी की है। वो किसी भी कीमत पर इस मूर्ति को किसी को नहीं देगा। अगर ये मूर्ति उनके कबीले के बाहर चली जाएगी तो ये कबीला तो नष्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा, और जिसके पास ये मूर्ति रहेगी उसको मूर्ति का श्राप लगेगा। सेठ जी का दिल उस मूर्ति पर आ चुका था। वो किसी भी कीमत पर उस मूर्ति को पाना चाहता था। जब हम लोग सो गए तो सुबह अंधेरे में किसी ने मुझे जगाया और कहा, चलो ये से निकली। हम लोग निकल पड़े। थोड़ी दूर निकल जाने पर मैंने देखा वो मूर्ति सेठ के नौकर दिनू के पास है। मैंने पूछा, सरदार कैसे इस मूर्ति को देने के लिए मान गया? दिनू ने गंभीर होकर बताया, सरदार को रात में ही मारकर ये मूर्ति हमने हथिया लिया और सुबह अंधेरे में बिना किसी को पता चले काबिले से निकल पड़े। अब मुझे काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में पहुंच चुका था। हम कबीले वालों के डर से दिन भर चलते ही रहे। शाम तक काफी दूर निकल आए। शाम होते ही हमने एक सराय में रुकने का फैसला किया और मुख्य रास्ते से हटकर एक सराय में रैन बसेरा करने लगे। मैं और सेठ जी एक कमरे में और दोनों नौकर दूसरे कमरे में पड़े सो रहे थे। रात के करीब 3 बजे की बात होगी। दिनू के कमरे को किसी ने ठकठकाया और किसी औरत ने उसका नाम पुकारा। दिनू की नींद खुल गई। उसने सोचा, इतनी रात गए कौन मुझे पुकार रहा है? शायद थकान के कारण भ्रम हो गया है। वो फिर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद ठक ठक की आवाज फिर से आई, जो काफी साफ थी, और उसी औरत की आवाज आई। दिनू ने ध्यान दिया तो वो आवाज उसे जानी पहचानी लगी। ये आवाज उसके पत्नी की थी। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी यहाँ इतनी रात को कैसे पहुंच गई और यहाँ क्या कर रही है। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए अभी जाओ और देखो पार्ट 2 एमोरैक स्टोरी